Hello बच्चों, welcome to Biology Extrema, where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में लाइसोसोम्स को स्टडी करेंगे। ओके, सो देख लेते हैं। हमारे पास एक नीचे प्यारी सी फिगर है लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम सबको पता होगा, ये क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है बेसिकली, ठीक है, जो जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक बेसिक सी बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमें पता ही है और हमें दिख रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इस पर भी अभी चर्चा करेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड किस टाइप की है इसके अंदर। ठीक है, और ये क्या करती है? डाइजेशन करती है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इतना हमें यूजुअली पता होता है छोटी छोटी क्लासेस से। क्लियर? और जबकि जैसे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर उसमें भी हमें कंफ्यूजन होता है कि प्लांट्स में है कि नहीं। ठीक, तो बात करते हैं इसकी अच्छे से। तो तो लाइसोसोम जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, कि ये सबके सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब में प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, प्लांट्स में बस ये वैक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनके कई बार इवन स्टोरेज के फंक्शन होता है कि जो भी फूड है या फिर न्यूट्रिएंट उन्हें स्टोर करने की। मेन फंक्शन का क्या? डाइजेशन का। ठीक है, और हमने कहा ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। अब बच्चों को इतना तो क्लियर होता है कि कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और कौन सी नहीं है। ठीक है, बट बच्चों को इतना क्लियर नहीं होता कि जो अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कई बार क्वेश्चंस ना बहुत सिंपल होते हैं, बट हमने उन्हें पढ़ा ही नहीं होता बेसिकली, कि अच्छा ये भी एक पॉइंट था याद रखने लायक। क्लियर? और वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। बड़ी छोटी सी चीज है कि मेम्ब्रेन है, सिंगल है या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सिंगल है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं इनका मेजर फंक्शन किस चीज का होता है? डाइजेशन का। तो हमें पता है इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एंजाइम्स प्रोटीएसेस भी हो सकते हैं, न्यूक्लियसेस भी, ग्लाइकोसाइडेसेस भी, और भी तरह के, यानी जो भी सामान होगा, चाहे प्रोटीन है चाहे कार्ब है, ठीक है, चाहे न्यूक्लिक एसिड है, उसे क्या करेंगे? तोड़ेंगे, लाइसिस करेंगे उसका। क्लियर? तो एज अ रिजल्ट डाइजेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। और डाइजेशन में भी इंट्रासेल्यूलर चाहे सामान है, ठीक है, चाहे सेल्स के अंदर जो सामान था उसका डाइजेशन करेंगे, चाहे सेल्स के बाहर जो सामान है उसका डाइजेशन करेंगे। ठीक है, दोनों ही इसके अंदर आते हैं। और जैसे हमने पढ़ा भी है कि एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन में एक बड़ा फेमस सा प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले फैगोजोम बनेगा। ठीक है, फैगोजोम फ्यूज हो जाएगा लाइसोजोम से और बन जाएगा फैगोलाइसोजोम, और उसके अंदर फिर डाइजेशन होता है। ठीक है, इस फिनोमेना को बहुत सारे इम्यून सेल्स भी यूज करता है। क्लियर? बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। ठीक है, फिर हमने कहा कि अब बिकॉज ये एंजाइम्स जो हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? लो पीएच पे वर्क करते हैं। और हमें पता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट अगर क्रिएट करना है हमें, ठीक है, तो हमें बहुत सारे प्रोटॉन्स चाहिए होंगे। ठीक है, बिकॉज पीएच कम होगा तो एसिडिक है, यानी हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट से, लेट से हमारे पास एक लाइसोसोम है, प्रोटॉन्स यहाँ भी हैं, प्रोटॉन्स कुछ अंदर भी हैं। ठीक है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन्स को अंदर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक पंप की नीड होगी। क्या होगी? एक पंप की नीड होगी। ये जो पंप होता है, ठीक है, एक एक्टिव पंप है, यानी ये एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करेगा प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ताकि अंदर की पीएच जो है वो कम हो जाए। ठीक, और ये एंजाइम्स अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे हम इसका एक फंक्शन देखेंगे कि ये एंजाइम सिर्फ लो पीएच में ऑप्टिमम पे वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे बता रखा है कि करीबन 5 पीएच ये लगभग मेंटेन रखते हैं। इसका एक सेफ्टी फीचर भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। तो मेन बात क्या है कि ये जो पंप है, पंप भी ना, एक्टिव पंप बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, एबीसी टाइप भी होते हैं और इवन एटीपीएसीस भी होते हैं। अब एटीपीएसीस के अंदर भी डिफरेंट टाइप होती है। कोई सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, कोई क्लोरोप्लास्ट में, कोई जैसे लाइसोसोम्स एंड ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटीपीएसीस होते हैं। तो जो वी टाइप एटीपीएस होते हैं वो स्पेसिफिकली किस में प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनका ये काम है। क्लियर? अब मैंने एक बात बताई कि ये क्या करते हैं? ये पंप करके प्रोटॉन्स को अंदर एक लो पीएच मेंटेन करेंगे। और उसका काम क्या होता है कि ताकि ये जो हाइड्रोलिक एंजाइम्स हैं ये एक्टिव रह सके, बिकॉज ये लो पीएच में ही वर्क करते हैं। अब हमने कहा ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर लेट से ये गलती से बाहर लीक आउट भी हो गए, अगर ये गलती से बाहर लीक आउट हो गए तो क्या होगा भाई? ये तो तबाही मचा देंगे बाहर, है ना। ये जो भी हमारे एंजाइम, हमारे हाइड्रोलिक एंजाइम से बाहर लीक आउट हो गए, चाहे प्रोटीएसिस चाहे न्यूक्लियसिस, तो ये तो सब कुछ डाइजेस्ट कर देंगे और तबाह कर देंगे सेल को। तो यहाँ पे एक सेफ्टी फीचर है क्या, कि ये जो एंजाइम्स हैं ये सिर्फ लो पीएच में वर्क करते हैं। और हमें तो पता है बाहर की पीएच जो है वो ज्यादा है। ठीक है, एक बेसिक या फिर न्यूट्रल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है,
ऐसी उतनी लो पीएच नहीं है, तो ये बाहर इवन अगर लीक आउट भी हो गए तो इनकी एफिशिएंसी एंजाइम्स की कम हो जाती है। ठीक है, देखो सेटोलिक पीएच कितनी बताइए, 7.2। ठीक है, तो इस पे ये इतने इफेक्टिव ही नहीं होते कि डैमेज कर पाए इवन अगर लीक आउट भी हो जाए। ठीक है, और लीक आउट ना हो, लीक आउट कब हो सकता है, अगर भाई लेट से मेरे पास कोई वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एसिड भर रखा है अपना। ठीक है, तो अगर, बिकॉज ये वॉल भी तो मेम्ब्रेन के केस के अंदर किससे बनी होगी, प्रोटीन से बनी होगी, लिपिड से बनी होगी। ठीक है, तो अगर इनका ही क्योंकि और सामान तो हमने भर ही रखा है अंदर, लाइपेसिस प्रोटीएसिस वगैरह, तो अगर ये अंदर आने वाले सामान का डाइजेशन कर सकते हैं, तो इस वॉल का भी तो डाइजेशन कर सकते हैं। और डाइजेशन करने के बाद क्या होगा, इसमें पंचर क्रिएट हो जाएंगे जिसके थ्रू ये बाहर लीक हो रहे हैं। तो उसके लिए भी एक नेचर ने सेफ्टी फीचर रखा है क्या, कि ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशली, वो क्या होता है, वो ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, ताकि ये जो प्रोटीएसिस है इन पे इतने इफेक्टिव ना हो। ठीक है, तो पीछे पंचरिंग भी नहीं होती। और ये सेम फंडा हमारा उसमें भी होता है स्टमक में, अगर मैं ऑर्गन लेवल पे बात करें, ये तो एक ऑर्गनली की बात हो रही है ना, कि अंदर का जो एसिड है भले ही 1 pH के आसपास है उसकी, ठीक है, बट अंदर की जो वॉल है वो म्यूकस से कोटेड है, अंदर यूगेस प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से बनी है कि वो इवन इतनी लो पीएच का इतना एसिडिक जो एसिड है अंदर शेल है, ठीक है, वो बाहर लीक आउट नहीं होता, स्टमक हमें पंचर हुआ नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए वो और भी जो सामान है डिस्टर्ब नहीं करता हमारी बॉडी के अंदर। तो वही सेम बढ़ना यहाँ भी है। ठीक है, कैपेबल बनाया इस तरीके से इसे और उसे। क्लियर। अब साथ में जब ये जो प्रोटॉन्स अंदर पंप किए जा रहे हैं ना, तब साथ में जो और समान चीज सेल ऑर्गेनेल को जीवित रहने के लिए, ठीक है, जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी ये क्या कर लेता है अंदर उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शनल भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, और इवन कि प्रोटॉन के अंदर से बाहर सामान आ रहा है, और इवन दो एक साथ भी जा सकते हैं, हमने ऐसे प्रोटॉन पंप्स पड़े हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन भी अंदर जा रहा है और भी हमारे जो अमीनो एसिड्स और भी रिक्वायरमेंट है वो भी अंदर जा रही है। क्लियर। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी इस टाइम पर अंदर ले लेते हैं जैसे एनर्जी सोर्स के टाइम पे। तो उसी ट्रांसपोर्ट, बिकॉज एटीपी का खर्चा तो हो ही रहा है, तो उसे यूटिलाइज भी ना कर ले, है ना, ये वाली चीज है। क्लियर। अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनस मॉर्फोलॉजी की, लाइसोसोम्स की। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी हमारा लाइसोसोम्स क्या होता है वो डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बिकॉज हमें पता है लाइसोसोम्स जो है उसके कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, मेजर फंक्शन तो आपको पता ही है कि इसका मेजर फंक्शन होता है डाइजेशन का। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डेब्रिस का। ठीक है, फैगोसाइटोसिस इसका एक प्राइम एग्जांपल है। बट इसके साथ ही और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फैगोसाइटोसिस को ही ले लें तो कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, या फिर इवन इंट्रासेलुलर डेब्रिस की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, उसका डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। क्लियर। इवन जब ये वो कर रहा होता है, क्या कहते हैं, डाइजेशन कर रहा होता है, तो कई बार ये फ्लूइड सब्सटेंसेस का डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग से पिनोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कई बार थोड़ा सा स्लाइट ही वेरिएशन है, प्रोसेस के अंदर काम वही कर रहा है बट अलग तरीके से काम कर रहा है, तो उसके लिए फिर अलग मॉर्फोलॉजी, अलग अलग पूरा पाथवे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो उस चीज को हम स्टडी करेंगे कि लाइसोसोम्स कितने टाइप के हो सकते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात करें कि लाइसोसोम जो होता है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के लाइसोसोम्स है हमारे पास। प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं कि जिनमें कोई भी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक। सेकेंडरी लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों डाइजेशन में यूज हो रहा है। क्लियर। अब जो जिसमें हो रहा है डाइजेशन उसकी हम बात करते हैं। जो भी लाइसोसोमल मटेरियल है, ठीक है, उसका जो डाइजेशन है बेसिकली ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप का होगा। ऑटोफैजी भी हो सकता है, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर से ये मत समझना कि डेब्रिस की बात हो रही है, कि मतलब सेल के अंदर का सामान यूज करें, सेल के बाहर का। ये डाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी में डाइजेशन होगा ही नहीं, सेकेंडरी में होगा। और जिनमें होगा उनमें किस किस टाइप का हो सकता है, तो ऑटोफेज यानी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स का डाइजेशन करना, हेट्रोफेज यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स है उनका डाइजेशन करना। ठीक है, अब ऑटोफेजी की हम बात करते हैं, मेरे पास एक बढ़िया सा यहाँ पर डायग्राम भी है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे फिर हम डायग्राम में देखेंगे। तो ऑटोफेजी में क्या होगा, देखो अब ये सब चीज उसी चीज की, ये हम देखेंगे फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेजी और फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस जो मैं कहता कि फ्लूइड सब्सटेंसेस का या फिर लार्ज पार्टिकल्स का डाइजेशन। ठीक है, चीज वही कर रहा है, डाइजेशन ही कर रहा है,
समान का, बस मेन बात है कि थोड़ा सा प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है, सिलेक्ट वेरिएशन के साथ। तो ऑटोफेजी में क्या होगा, ऑटोफेगोसोम का फॉर्मेशन होगा। फिर ये ऑटोफेगोसोम जो है ये एंडोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा और क्या बनाएगा, एम्फिजोम बनाएगा। फिर ये एम्फिजोम फर्दर लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके ऑटोलाइसोसोम बनाता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, ऑटोफेजी में क्या होता है, ऑटोफेगोसोम जो होता है वो फ्यूज करता है एंडोसोम के साथ, क्या बनाएगा, एम्फिजोम बनाएगा, ठीक है। ये ठीक है, जो ऑटोफेगोसोम होगा वो एम्फिजोम के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, हमारा एंडोसोम के साथ फ्यूज करेगा, एम्फिजोम बनाएगा। और एम्फिजोम जो होता है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके ऑटोलाइसोसोम बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि ये हमारा ऑटोफेगोसोम बन गया, ठीक है। अभी ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, देखो है ना, ये इस तरफ जा रहा है, लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, ऑटोलाइसोसोम, ठीक है। फिर फर्दर डायरेक्शन होगा, क्लियर। यह होता है हमारा ऑटोफेजी के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस में क्या, अब हम बात करते हैं कि हेटरोफेजी में क्या होता है। हेटरोफेजी में फर्दर दो पाथवेज इन्वॉल्व है जिसमें एक्स्ट्रासेलुलर कंपोनेंट्स का डाइजेशन किया जा रहा है। तो अगर वो लार्ज पार्टिकल्स का किया जा रहा है तो फेगोसाइटोसिस, फ्लूइड का किया जा रहा है फ्लूइड पार्टिकल्स का तो पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में देख लेते हैं, फेगोजोम जो है वो फ्यूज करेगा सबसे पहले तो एक्स्ट्रासेलुलर पार्टिकल्स को, देखो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि चाहे एंडोसाइटोसिस है, ठीक है, चाहे हमारा फेगोसाइटोसिस है, चाहे हमारा एंडोसाइटोसिस छोड़ो आप, चाहे हमारा पिनोसाइटोसिस है, ठीक है, बाहर से जो है सब्सटेंसेस एनगल्फ किए जा रहे हैं एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फेगोसाइटोसिस के अंदर सबसे पहले फेगोजोम बनेगा, फेगोजोम फ्यूज करेगा लाइसोसोम के साथ और क्या बनाएगा, हमारा फेगोलाइसोसोम बनाएगा। यहाँ पे इन्होंने लाइसोसोम के साथ फ्यूज करने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है एग्जैक्टली वो नहीं शो किया है, बस फ्यूजन शो किया है कि लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पिनोसाइटोसिस की। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा कि एंडोसाइटिक वेसिकल जो होगी वो फ्यूज करेगी लेट एंडोसोम के साथ, ठीक है। फिर वो जो लेट एंडोसोम है फिर वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके एंडोलाइसोसोम बनाएगा, तो ये सबके सब लाइसोसोम के साथ ही फ्यूज करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो देखो हमारा एंडोसाइटिक वेसिकल है, ये एंडोसाइटिक वेसिकल फॉर्म होगी हमारा, ठीक है। फिर ये के साथ फ्यूज करेगी, लेट एंडोसोम के साथ फ्यूज करेगी, ठीक है। फिर हमारा लेट एंडोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके एंडोलाइसोसोम बनाएगा, फेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके फेगोलाइसोसोम बनाएगा और हमारा जो ऑटोफेगोसोम है वो ऑटोलाइसोसोम बनाएगा, ठीक है। फिर बाद में एक्स्ट्रा फंक्शन बताए कि कुछ लाइसोसोम्स जो है एक्सोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ क्या करेंगे, सब्सटेंसेस को पहले प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जैसे मिलेनोसाइट्स हो गए ऐसे सेल्स, ठीक है। वे प्रोड्यूस करेंगे इन्हें स्टोर करेंगे इन मिलेनिन पिगमेंट्स को किसमें, लाइसोसोम्स में, एंड फर्दर फिर इस लाइसोसोम को सिक्रीट करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बाय एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अभी तो हमने बात देखा, ये वाले जो देखो ये वाले जो फंक्शन है ना ये बिल्कुल अलग है और उसे जब तक पढ़ा है यहाँ पे जो एक्सोसाइटोसिस, अब तक एक तरह से हम एंडोसाइटोसिस ही पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कि किस तरह से ये इंगल्फ करा है पार्टिकल्स को, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर है। यहाँ पर ये क्या बात करें कि ये किस तरह से पार्टिकल्स को बाहर छोड़ रहा है, ठीक है, मेलानोसाइट्स को सिंथेसाइज करेगा फिर उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में छोड़ देगा, ठीक है, किसकी, एपिडर्मिस की, बाय एक्सोसाइटोसिस, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस था ये यहीं तक था, ओके, नहीं अभी अभी बचता है थोड़ा सा। फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी प्लांट्स की, ठीक, और फंगस सेल्स की, जैसे कि यीस्ट हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, वैक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। लार्ज फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होंगी ये, जो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करेंगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम करेंगी, ठीक है। डिग्रेडेटिव कंपार्टमेंट भी एज एक्ट कर सकती हैं, जैसे हमने देख लिया एनिमल सेल्स के अंदर, सेल साइज को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, और टर्बुलर प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बताएं एज अ वैक्यूल जब लाइसोसोम प्लांट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। सेम सेल के पास डिफरेंट डिफरेंट वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लियर। साथ में वैक्यूल क्या करा है, होमोस्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो भी वेरिएशंस अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं तो उससे जिसे प्लांट की फिजियोलॉजी पर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, तो वो मॉडिफाई करा अपने फंक्शन को, जैसे कि जो सेटाजोल की पीएच से कांस्टेंट मेंटेन करना और जो मैंने आपको बताया कि टर्बो प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करना, ठीक है, इस तरह से होमोस्टेसिस मेंटेन करता है प्लांट्स के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया, एनिमल्स के अंदर भी हमने स्टडी कर लिया मीन जो लाइसोसोम्स और प्लांट्स के अंदर भी किस तरह से लाइसोसोम्स वैक्यूल्स की फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करता है उस चीज को हमने डिस्कस कर लिया।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम जो भी सारे वीडियोज हैं उन्हें शेयर करें ताकि और हेल्प हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें ₹10 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको ये नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टेक कर सकूं। तो थैंक यू फ्रॉम एक्सट्रीमा। नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।